वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में चीनी की कीमतें आम आदमी की पहुंच से खासी दूर दिखाई दे रही हैं और हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दरामद पर जो है वो ड्यूटी ख़त्म की गई, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल IMF को पसंद नहीं आई। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब, IMF को ये पसंद नहीं आया कि चीनी की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म कर दी जाए। आप क्या समझते हैं, क्या ये सूरत हाल दुरुस्त है और IMF की जानिब जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्या ये सही है? रजी साहब, एक तो बात यह है कि हमें यह समझना है कि हमें एक वक्त और स्पेस मिला हुआ है। चाहे आप उसको जिस तरह भी यूज करने, ये आप पे मुनसर है। इसका मतलब क्या है? आपका एक IMF की एंगेजमेंट ने आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी दी है। उस मैक्रो स्टेबिलिटी को रिफॉर्म्स के लिए यूज करें। ये जो शुगर की इस वक्त की पूरा बिल्डअप है, ये जो चैलेंज है, ये सेक्टोरल चैलेंजेस को हाईलाइट करता है जिनको ओवरकम करना चाहिए कंट्रीज को जब वो IMF की एंगेजमेंट में हो। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जहां तक IMF के कॉवेनेंट्स हैं, वो दो कॉवेनेंट्स हैं जो हमने उनसे एग्री किए हैं कि हम कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी है और सेल्स टैक्स भी है। हमने दोनों उठा दिए। दो तकरीबन 80 रुपए बनता है ऑन द इंपोर्ट कॉस्ट। और हमने शायद उनसे पहले निगोशिएट आउट नहीं किया कि हम ये करने जा रहे हैं। तो अब आई थिंक जो अथॉरिटीज हैं वो उनसे निगोशिएट कर रही हैं। इसीलिए जो इनिशियल टेंडर था 3 लाख का, शायद उसको 50,000 किया गया। पर ये अक्कासी इस बात की कर रहा है कि कभी हमने एक्सपोर्ट की, फिर हमने इंपोर्ट की बात की। सो जो अदादो शुमार थे वो उतने एक्यूरेटली नहीं थे हमें प्रेजेंट किए गए, जो पाकिस्तान शुगर मिल्स अथॉरिटीज की तरफ से आए। प्लस जो हमने प्रिडिक्शन करनी थी क्रॉप पे बेस करके, वो तो हुकूमत भी कर सकती है, अथॉरिटीज भी कर सकती हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, बाकी एग्री यूनिवर्सिटी सब मिलकर भी कर सकती हैं। हम वो भी नहीं कर सके। सो ये अक्कासी इस बात की है कि इस सेक्टर को जब तक फंडामेंटली रिफॉर्म नहीं ना करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि टाइम और स्पेस तो बहुत खूबसूरत है आपके पास, 10 महीने उस टाइम और स्पेस में आपको और वसत दी है, बिकॉज यू कम आउट एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन। सो आई एम गोइंग टू लिस्ट यू अ कपल ऑफ थिंग्स कि करने क्या है। देखिए, इंपोर्ट कर लेंगे, अगर आप टैक्सेस उठा भी देंगे 170 रुपए के करीब इंपोर्ट कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ी सी नीड पूरी हो जाएगी। पर असल कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि ये एक सेक्टर है, 10 साल से हम यही स्टोरी देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो यही देख रहा हूं। तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर शुगर की प्राइसेस को आप चाहते हैं ना कि नीचे रखें या स्टेबल रहें, तो आपको अपनी यील्ड्स जो कि शुगर केन की पाकिस्तान में कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट बहुत कमजोर हैं। सो R&D में पांचों हुकूमतों को, फेडरल गवर्नमेंट एंड द 5 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टू इन्वेस्ट। नंबर 2, जो मिल्स हैं उनको वसत देनी है। जितनी बड़ी मिल्स होंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, प्लस वो एथनॉल बगास और भी अगर काम कर रही होंगी, तो फिर ये कीमतें जो हैं आपको स्टेबल और नीचे दिखाई देंगी। नंबर 3, आपको क्या करना है? इस सेक्टर को डीरेगुलेट करना है। यानी कि ये जो काम है ना कि कभी हम इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस दें, कभी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें, कभी TCP को यूज करें, ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है मार्केट को कंपेटिटिव होने में। प्लीज समझें, पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन जब होती थी, हम यही काम करते थे। पर जब हमने हुकूमत को निकाल दिया इन सब चीजों से, तो क्या हुआ? $3.5 अरब की पाकिस्तान की ही अथॉरिटीज ने एक्सपोर्ट की राइस इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट और एक नाम कमाया। चौथी चीज ये है कि जो सप्लाई साइड है उसको टैग करें, जैसे हमने ई टैगिंग करें, ताकि आपको सप्लाई की एग्जैक्ट मयार, मयाद कितनी है, क्या क्वांटिटी आ रही है, वो पता हो। और आखिर में हुकूमत जो है जब R&D में इन्वेस्ट करती है, तो एक पूरे सेक्टर को, कि यानी कि शुगर केन क्रॉप कैसी होनी चाहिए, शुगर केन क्रॉप कितनी होनी चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होने चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आपको मेरी आज की गुफ्तगू से ये लग रहा होगा कि मैं तो बड़ा आपको एक मीडियम टर्म 3 to 5 ईयर सिनारियो बता रहा हूं। तो आप मुझे 2 साल बाद इंटरव्यू कर लीजिएगा, आप 5 साल बाद कर लीजिएगा, आप यही कह रहे होंगे कुछ बाहर चली गई, क्यों पाकिस्तान आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाई आर वी नॉट गेटिंग द स्टेटिस्टिक्स राइट? सो PBS और बाकी अदारे जिनको ऑटोनमस बॉडीज बनाया, तो आखिर यहां तक भी नहीं पहुंच सके कि हम क्रॉपिंग का सही एक एक्सट्रापोलेट कर सके कि अगर खड़े हैं जनवरी में तो अप्रैल तक क्या क्रॉप से हम निकाल पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट डीरेगुलेशन ये है
कि ये जो एग्रीकल्चर के आपके फार्मर्स हैं, इनको जब आप पेमेंट करते हैं तो एक प्राइसिंग सेट करते हैं, ये ना कीजिए। आप सुक्रोज कंटेंट पे बेस्ड एक जिसे कहते हैं इंडिकेटिव प्राइसिंग जरूर दे सकते हैं, लेकिन तभी खाकान साहब, इंसेंटिव कतल होगा। कलामी के लिए माजरत, अगर डीरेगुलेट किया जाता है तो क्या आवाम के हक में होगा? वो बहुत हक में होगा। आपने राइस को डीरेगुलेट किया हुआ है, अवाम के हक में है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, राइस की शॉर्टफॉल भी नहीं होती, राइस की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है। पाकिस्तान डीरेगुलेट करने का क्या मतलब है? कंपेटिटिव मार्केट, जहां हमने एग्रीकल्चर में कंपेटिटिव मार्केट को पनपने दिया है, मेज में दिया है, राइस में दिया है, ठीक चीजें चल रही हैं। कॉटन, वीट और शुगर केन में इंटरवीन कर करके हमने डिस्टॉर्शंस क्रिएट की, प्राइसिंग डिफरेंशियल्स क्रिएट किए, सपोर्टिव प्राइसिंग बनाई, और इस पूरे में गवर्नमेंट का एक, पांचों गवर्नमेंट्स का रोल रखा, पास्को का रोल रखा। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? बार बार प्राइस शूट करती है, और जो मिल्स हैं उनको भी हम उस तरह का सेक्टर को पनपने में कामयाब नहीं हो सके। अब जो आपको वक्त और स्पेस मिला है, अगर ये काम नहीं करेंगे ना, अगर मैं आज भी आसान गुफ्तगू करूंगा जी इंपोर्ट कर लें, थोड़ी सी अच्छा कीमत बेहतर हो खाकान जाएगी, साहब, हुकूमत की जानिब से तो फूड इमरजेंसी कह दिया गया, आईएमएफ से कि फूड इमरजेंसी थी, इसी वजह से सब्सिडी दे दी हमने, इसके ऊपर टैक्स छूट दे दी, लेकिन आप समझते हैं कि ये सही जवाब दिया गया हुकूमत की जानिब से आईएमएफ को? देखिए, एक तो मैं बार बार कहता हूं कि आईएमएफ से निगोशिएशन जो है, इज अ मैटर ऑफ गुड प्रिपरेशन। अगर आपने ये काम करना ही था, कोई 50,000 का एक सिग्नल करना था कि आप ये करने जा रहे हैं, तो उनसे पहले ये बात कर लेते कि हम ये टैक्सेस जो हैं इनको फॉरगो करना चाहते हैं टारगेटेड मैनर में। इससे भी एक बेहतर सोल्यूशन है, मैं आपको दे सकता हूं, और विच इज द फॉलोइंग। आप मिल्स के साथ बैठकर मंथली रिलीज का डेटा देखें कि अक्टूबर तक डेटा आना क्या है, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल शॉर्टफॉल। दूसरा, आप जो सिंध की मिल्स हैं वो पहले काम शुरू कर देती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे क्रॉप जल्दी आ जाती है। सो आप मे बी अक्टूबर अर्ली में, यानी कि दैट मीन सितंबर एंड तक का आपको चाहिए जो इस वक्त शुगर अवेलेबल है, आप सिंध की मिल्स को इजाजत दें। ये भी आप इजाजत देते हैं कब शुरू होनी है, चलें आप उनको कहें वो जल्दी शुरू कर दें, पंजाब नवंबर में शुरू कर दे, सो दैट जो सिग्नलिंग हो कि नई क्रॉप आ गई है। मैं बार बार कहता हूं, ये फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं करेंगे सेक्टर का, क्रॉपिंग पैटर्न नहीं ठीक करेंगे, यील्ड्स नहीं ठीक करेंगे। यू नो द रीजन आई एम एबल टू डू ऑल दिस विद यू एंड हैव सच अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो है कि मैंने आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान में रन किया, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपने चूंकि कम्युनिकेशन का उधर गैप रहा। एक दूसरी चीज भी आपने एग्री की हुई है, वो क्या है? आपने कहा है कि हम प्राइसेस को डीरेगुलेट करेंगे। सो दो कॉवेनेंट्स हैं इस वक्त जो आईएमएफ के साथ आपने एग्री किए हुए हैं, एक डिस्टॉर्शन नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, और दूसरा प्राइसिंग। अब प्राइसिंग पे भी चूंकि आपने 160-70 की प्राइस फिक्स किया है, तो वो भी एक तरह से उस कॉवेनेंट को ब्रीच तो मैं नहीं कहूंगा, बट साइड लिंक, यानी कि थोड़ा सा उसको मे बी यू वुड हैव टू हैंडल दैट एज वेल। अच्छा खाकान साहब, इस वक्त जो बहरान है चीनी का, कीमतें जो है वो 200 रुपए किलो तक जो है वो पहुंच चुकी हैं, क्या ये सही वक्त है इस वक्त डीरेगुलेट करने का, या कोई और वक्त होना चाहिए? वक्त वही होता है जब आपके पास एक क्राइसिस सिचुएशन बनती है, तो आप अच्छे पॉलिसी मेकर्स को लाते हैं। हम ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारी मिनिस्ट्रीज में, मैं बड़े अदब से कहता हूं, जब तक आप कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करेंगे ये पर्चा लिखने की, द रीजन आई एम एबल टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, आई हैव एक्चुअली वर्कड इन द प्राइवेट सेक्टर इन द शुगर इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की पूरी बीएमआर बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन में काम किया है, एंड मैं इस इंडस्ट्री को बहुत, जैसे कहेंगे ना, समझता हूं। यू नीड टू गेट सच पीपल हु आर इकोनॉमिस्ट येट अंडरस्टैंड these sectors, so that आपने जो सेक्टोरल रिफॉर्म करना है उस पर आप आगे बढ़ सकें। वरना जिस तरह का कॉटन, राइस, मेज, शुगर केन, वीट, ये स्टेपल क्रॉप्स है ना, शुगर केन, कॉटन और तीसरा आपका वीट, इन तीनों को सेक्टोरली ठीक करना है। और अब किसके कहने पे कर रहे हैं आप? चलें, लोकल डॉक्टर्स के कहने पे तो हमने नहीं किया आज तक, ये बात मैं कई दफा इंटरव्यूज में कह चुका हूं, लिख चुका हूं इस पे। अब आईएमएफ ने आपको ये दो कॉवेनेंट्स लगाए हैं कि आप विड्रॉ करना शुरू करें। देखिए, आप स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं वो मेंटेन करते हैं, उसका क्या मतलब है? आप एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक जो है मिल से लेके छोटा सा मेंटेन कर सकते हैं, वो भी जरूरत नहीं होती। हाई सीज पे चीनी मौजूद होती है, अगर चीनी की कीमत बढ़ जाए
और ऐसा वाइबल हो जाए कि आप बाहर से इंपोर्ट कर सकें, तो प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर लेगा। राइस कर ली जाती है, राइस एक्सपोर्ट भी होती है। आई थिंक पाकिस्तान को अब ये समझना है कि ये जो 2 साल रह गए हैं फंड के प्रोग्राम के, अगर तो ये सारे सेक्टोरल रिफॉर्म्स आपको दिखाई ना दिए तो फिर आप दोबारा वहीं पे खड़े हो जाएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज होगा, सेक्टर्स जो हैं वो डीरेगुलेट, प्राइवेटाइज, लिबरलाइज नहीं हो पाएंगे, कंपेटिटिव मार्केट्स नहीं बनेंगी। आईएमएफ के आने से जो मुल्कों को एक नुकसान होता है वो ये होता है कि सारी जो कॉन्वर्सेशन है वो कहाँ हो रही होती है, वो हो रही होती है टैक्स कितना इकट्ठा करना है, टैक्स टू जीडीपी कितना बनाना है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, मैं ये कहता हूं कि ये डिस्कशन जो है पाकिस्तान को आज करनी है, जो आप कर रहे हैं, सेक्टर्स को कैसे ठीक करना है, पैदावारी सलाहियत कैसे बढ़ानी है, एफिशिएंसीज कैसे लानी है, प्राइस डिस्टॉर्शंस कैसे उड़ानी है, और फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन सेक्टर्स को कैसे सर्विस डिलीवरी यानी कि चीनी की अवेलेबिलिटी को कैसे बेहतर करना है। अब अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो ये जो मौका आपको, इतनी अच्छी विंडो 78 साल में, मैंने अगर पाकिस्तान को जो स्टडी किया है एज अ स्कॉलर, मैं ये कहता हूँ आईएमएफ एंगेजमेंट चल रही है, बाकी सब मल्टीलैटरल से ठीक हैं, आपका नाम 10 मई के बाद बेहतर हो गया है, आपके रिजर्व्स की पोजीशन कंफर्टेबल है, मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, पर एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब पाकिस्तान में रिवैम्प होने वाले हैं। अगर ये तंजीमें नौ कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर पोजीशन में 3 से 5 साल में आ जाएंगे। होपफुली। खाकान साहब, आखिर में आपसे एक सवाल पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से करना चाहूँगा। आलमी मंडी में तो कीमतें कम हो रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, लेकिन हमने हाल ही में देखा कि हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया, इसकी क्या वजह है? बड़ी सादा सी वजह है, आपका रुपी जो है वो मूव किया है, 278 के करीब रुपी रहा है, इस वक्त 286 के करीब है, तो एक इम्पैक्ट जो है वहां से आ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट इस चीज़ से आ रहा है कि आपकी 78 रुपए के करीब चली गई है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उस पर 2.5 रुपए आपने एक कार्बन लेवी भी लगाई है कि फॉसिल फ्यूल्स को ना पाकिस्तान में जिसे कहेंगे आगे बढ़ाया जाए, बल्कि मूव किया जाए टुवर्ड्स ईवी। और तीसरी वजह यह है कि जो स्पाइक आया था ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था, तो एक रिस्क प्रीमियम बिल्ड हो गया था। अब ये तो है आसान गुफ्तगू, जो इसमें मुश्किल गुफ्तगू है वो फिर वही है, इस सेक्टर को भी डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। आपने डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें जो हैं उनका तायुन हुकूमत के पास रखा हुआ है, इस चीज़ से निकल जाएं। पाकिस्तान की जो ऑयल कंपनीज हैं, लेट दी OEMs compete किस चीज में, ताकि प्राइसिंग में आप एक पंप से अगले पंप में जाएं, 276, 273, 271, 264, जहां पे कंपेटिटिव मार्केट खड़ी होगी वहीं पे ये प्राइसिंग होगी। फिर वो जो फर्म्स हैं वो खुद ढूंढेंगी कार्गोज दुनिया से कि हमें सस्ते कार्गोज मिले। इस सेक्टर की डीरेगुलेशन भी होने वाली है। मैंने बहुत दफा इवन विद इन द गवर्नमेंट कि इस सेक्टर की डीरेगुलेशन कब होती है। हमारे साथ माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब मौजूद थे। वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हुकूमत को रिफॉर्म्स जो है वो करनी पड़ेंगी, लेकिन रिफॉर्म्स करते वक्त हुकूमत को यह ख्याल भी रखना होगा कि IMF हमसे नाला ना हो, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, और दूसरी जानिब आवाम को भी देखना होगा कि उसे भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सैयद रजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।